काफ़ी टाइम से आप सभी की गले की समस्याएं चल रही हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा है। आपने सारी जांचें करा ली, यानी एक्सरे, सीटी और ईसीजी, सीबीसी सारी रिपोर्ट्स कराने के बाद इवन एंडोस्कोपी एंड अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, उसके बाद भी आपको कोई आराम नहीं मिल रहा। तो ऐसी कंडीशन में इस वीडियो में आपके लिए एक सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि वो सॉल्यूशन से आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लंबे समय से परेशान हैं और आप कहेंगे कि आप ये करने से कुछ नहीं होगा, वो करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं कि ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आपको हो रही हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सरे। और एक्सरे कब खराब आता है इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके फेफड़ों में कोई समस्या या गंभीर समस्या होती है तब आपका फेफड़े का एक्सरे कराना होता है, और जब ही एक्सरे आपका एबनॉर्मल आता है यानी कि खराब आता है। अगर फेफड़ों में कोई दिक्कत नहीं है तो आपका एक्सरे जो है बिल्कुल नॉर्मल आएगा। ठीक है, एक बात क्लियर। दूसरी बात, जब भी आप ईसीजी कराते हैं, अगर आपके हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपके हार्ट में कोई समस्या नहीं है, तो आपकी ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आएगी। अब आपकी ईसीजी और एक्सरे दोनों नॉर्मल आए हैं, इसका मतलब आप फेफड़ों से सुरक्षित हैं, यानी कि फेफड़ों से संबंधित आपको कोई बीमारी नहीं है, यानी कि फेफड़े बिल्कुल आपके सेफ हैं। अब अगर आप बात करें ईसीजी की, तो ईसीजी आपने कराया लेकिन वो नॉर्मल आ गया, तो ईसीजी भी आपकी नॉर्मल इंडिकेट कर रहा है हार्ट को। जब आपका हार्ट भी नॉर्मल है तो फिर आपकी ईसीजी नॉर्मल आ गई और आपको इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी दो चीज़ों से हमें डाउट बिल्कुल ख़त्म हो गया कि हमारा हार्ट बिल्कुल सही है और हमारा जो फेफड़े हैं वो भी बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं सीबीसी। सीबीसी में आपको थोड़ा बहुत है, जैसे डब्ल्यूबीसीज का बढ़ना या फिर हीमोग्लोबिन का कम आना, या फिर मान लीजिए कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका इसिनोफिल्स बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार कुछ एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं, उनकी वजह से ये समस्याएं आ जाती हैं। जिन मरीजों को एलर्जी होती है, लंबे समय से एलर्जी हो या फिर हाल फिलहाल में एलर्जी चल रही हो, तो ऐसे मरीजों में इसिनोफिल्स का लेवल बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसीज का लेवल भी थोड़ा बहुत बढ़ने को मिल सकता है। टाइफाइड के मरीज जो होते हैं उनमें डब्ल्यूबीसीज कम होता है, बढ़ता नहीं है। टाइफाइड के पेशेंट्स में हमेशा देखिएगा कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनमें डब्ल्यूबीसीज का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। अगर आप बात करें कि मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन भी कम है, तो हीमोग्लोबिन अगर किसी पेशेंट का कम होता है तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी पेशेंट में देखने को मिल सकती है। तो उसको डाइट प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। जिन मरीजों का ब्लड यानी खून 6 या 7% से कम है, ऐसी कंडीशन में उनको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, लेकिन आपके सीबीसी भी नॉर्मल है, यानी डब्ल्यूबीसीज भी सही है, इसिनोफिल्स भी बड़ा नहीं है, मोनोसिट्स भी सही है, और आपके हीमोग्लोबिन भी 11 या 12% है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसी कंडीशन में आपको फिर भी डर है कि मुझे क्या करना चाहिए। सीबीसी आपने कराया, चेस्ट एक्सरे आपने कराया, ईसीजी आपने कराया, ये सब नॉर्मल है। उसके बाद भी आपको गले की समस्या, गले में कुछ अटकना, या फिर गले में कुछ फंसा हुआ सा लगना, या फिर गले में फांस लगना, या फिर गले की सामने की दीवार पर छोटे छोटे लाल लाल दाने होना, इसे हम कहते हैं ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस। ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस ये क्रॉनिक और एक्यूट दोनों होता है। अब ये एक्यूट और क्रॉनिक का क्या लफड़ा है? एक्यूट यानी कि अभी हमें हाल ही में हुआ है, 15-20 दिन में, एक आध महीने में, और क्रॉनिक यानी कि वो लंबे समय से पहले भी था हमें, तो ये हुआ क्रॉनिक। अब अगर मान लीजिए सीबीसी सारे तीनों टेस्ट हमने कराए, नॉर्मल है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपने एंडोस्कोपी भी करा लिया। अब एंडोस्कोपी अगर आपने कराया है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ खराबी आनी चाहिए। जब आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, या फिर आपको पेट में जलन होती है, या फिर कुछ अटका हुआ सा लगता है, तो ऐसी कंडीशन में जब आपने एंडोस्कोपी कराया, एंडोस्कोपी आपका नॉर्मल आता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब हमारे अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं वो अनयूजुअल हो रही हैं या फिजियोलॉजिकल हो रही हैं। यानी कि अब हमारा ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, जो सीबीसी ब्लड टेस्ट है, सीबीसी ब्लड टेस्ट में हमें पता लग जाता है कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। जब वो भी नॉर्मल है यानी कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं है। और एंडोस्कोपी भी हमने कराया, एंडोस्कोपी भी हमारी नॉर्मल है। इसका मतलब हमारी जो फूड पाइप है, हमारी जो हम खाने की नली है, श्वास नली अलग होती है, खाने की नली अलग होती है। तो जो खाने की नली है उसमें हमने एक कैमरा डाला और कैमरे से हमने पता लगाया कि उसमें कुछ खराबी तो नहीं है।
अब वो भी नॉर्मल है तो फिर आपके दिमाग में एक चीज़ और आती है कि अब हमारे पास क्या बचता है, सारे टेस्ट हमने करा लिए हैं और सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। देखिए, अगर कोई भी समस्या आपको होती तो इन सारे टेस्ट में आ जाती। आपने कभी महसूस किया है कि जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं है, जो कभी हम सोच नहीं सकते वो हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अदृश्य भी होती हैं, यानी कि हमें पता नहीं लगेगा और फिजियोलॉजिकल और मेंटली जब हम उस चीज़ को अपने बॉडी पर या अपने माइंड पर एकदम से उसको हावी होने देते हैं, तो वो क्या होता है, अपना पावर जो आपका उसका पावर है, वो नेगेटिविटी है या फिर जो एनर्जी है वो हावी हो जाती है। ऐसी सिचुएशंस में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी बनानी है और हम उसे हटाने की कोशिश करें। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपको एक्सरे, सिटी, एमआरआई या फिर जो एंडोस्कोपी है या ईसीजी है, सीबीसी है, सारे टेस्ट जो नॉर्मल हैं, तो फिर आपको क्या बीमारी हो सकती है ये आपको खुद सोचना चाहिए। तो ये और एक कॉमन फीचर सभी के अंदर मिल रहा है, वो है फियर, यानी डर और भय। ठीक है, तो डर भय एक ही चीज़ है। इसके अलावा डिप्रेशन और एंजाइटी है ना, तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा अभी ज़्यादातर लोगों में है, एंजाइटी ज़्यादातर लोगों में है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इसकी वजह से मैंने कई वीडियोस में बताया है कि हार्मोनल चेंजेस होता है। जब हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पाता, यानी कि बाहर एनवायरनमेंट कुछ और है और इंटरनल हमारी बॉडी में कुछ और चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है। तो इस ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे इमोशंस आते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती हैं। आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए, बहुत ज़्यादा उसको पैसा मिल जाए या एकदम से उसको बहुत अचानक से बहुत अच्छी खुशी मिल जाए, उसको बहुत अच्छी खबर मिल जाए? कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों हार्ट अटैक आ जाता है? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस आए, उन्होंने उस चीज़ को, उस खुशी को झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। जबकि क्या कारण क्या रहा? एक बहुत अच्छी खबर, एक खुशी। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत सारा पैसा मिल जाए या बहुत सारी कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, तो वो खुशी के मारे उनको पता ही नहीं रहता है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो कई ऐसी इसी तरीके से कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एक दुख भरी खबर मिल जाए, बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो, आपने अचानक देखा होगा, वो अचानक गिर जाते हैं। अचानक गिरने का मतलब क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम हमारा है, वो नर्वस सिस्टम एकदम से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है और अचानक से वो शट डाउन। तो ऐसी कंडीशन में जो सेंसेशन वगैरह होते हैं, सेंसेशन नहीं जाएंगे, एक दूसरे को, हार्ट को नहीं जाएंगे या फिर ब्रेन को नहीं जाएंगे, तो हार्ट हमारे क्या पंपिंग थोड़ी देर के लिए क्या होता है, स्लो कर देता है, तो ब्लड नहीं पहुंच पाता, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, है ना, यानी बेहोश हो जाता है, उसको पता ही नहीं रहता मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पसीना आने लगता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स क्यों जाते हैं? डायबिटीज़ के पेशेंट एक साइलेंट हार्ट अटैक होता है। साइलेंट हार्ट अटैक में आपको किसी को नहीं पता लगता है, कोई भी समस्या नहीं होती है, केवल पेशेंट को डायरेक्ट हार्ट अटैक आता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। उसका कारण क्या है साइलेंट हार्ट अटैक का? डायबिटीज़। जब पेशेंट को डायबिटीज़ है तो पेशेंट को कुछ पता ही नहीं लगेगा, उसके जो एक नर्व आती है हार्ट के लिए, वो नर्व्स जो होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो हार्ट अटैक एक होता है कि बहुत हल्ला करेगा, यानी बहुत ज़्यादा शोर करेगा, चेस्ट, यानी कि चेस्ट पेन होगा, हाथ में दर्द होगा, उसको चेस्ट टाइटनेस लगेगी उसको, है ना, और उसको गले तक दर्द आएगा, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, उसको ऐसा लगेगा किसी ने जकड़ लिया है चेस्ट को, पसीना आएगा, है ना। कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो हार्ट अटैक के होते हैं, लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक में नहीं होता। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई ऐसी बीमारियां हैं जो विदाउट कॉज, विदाउट एनी पैथोजन और विदाउट किसी पैथोलॉजिकल चेंजेस के आपके शरीर में आ जाती हैं। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ का निवारण आप सभी के पास है। मैं काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुका हूं और मैं एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, लैकेसिस 30 पोटेंसी। लैकेसिस 30 पोटेंसी एक ऐसी मेडिसिन है जिनको गले में लंप लगता है, गला जकड़ा हुआ लगता है गले में,
टाइटनेस लगती है, चेस्ट हेवीनेस लगता है, ऐसे मरीज लैकेसिस 30 पोटेंसी का दिन में 2 बार 2 ड्रॉप्स टंग पर डायरेक्टली ले सकते हैं और कम से कम 15 दिन आप कंटिन्यूस कीजिए। 15 दिन में आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा जिन मरीजों को गले से संबंधित परेशानी से गले में दर्द है और सामने की दीवार पर छोटे छोटे दाने हैं लाल लाल कलर के या फिर टॉन्सिलाइटिस है, तो ऐसे पेशेंट्स फाइटोलुक्का क्यू मदर टिंचर से आपको गार्गल्स करने हैं। 20 ड्रॉप्स आपको आधे कप पानी में लेनी है और उससे आप दिन में कम से कम 2 या 3 बार गार्गल्स कीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको मेंटलिटी, आपकी जो स्ट्रेस लेवल है, डिप्रेशन लेवल है, वो भी आपको कम करना है, डरना नहीं है। कोई भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, लेकिन डरना नहीं है। हमें उसके साथ में पॉजिटिविटी के साथ में, अवेयर होने के साथ में, अवेयरनेस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी बीमारी के हमें अवेयरनेस अगर हम उसके बारे में जानते हैं तो काफ़ी हद तक हम बीमारी से बच सकते हैं और बीमारी को हरा सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है और कुछ पॉजिटिव जो थॉट्स हैं या फिर पॉजिटिव वीडियोज़ हैं उनको देखा करें, जिससे आप सभी को एक इंटरनल एनर्जी बनेगी, पॉजिटिविटी आएगी, जिससे आप सभी की समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन ज़रूर करें। योगा से क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, जो बॉडी के हार्मोनल सिस्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल आते हैं। जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है उसे धीरे धीरे सही लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो योगा ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज से क्या होता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन अगर सही से होगा तो प्रॉपर तरीके से एक एक टिश्यू तक ब्लड जाएगा। जब हम डिप्रेस होते हैं या हम जब एंजाइटी, स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो भी सही से वर्कआउट नहीं करता, हमारा हार्ट भी सही से काम नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं ब्रेन में ब्लड की कमी हो रही है या कहीं ना कुछ गड़बड़ होता है। ऐसी कंडीशन में हमारा दिमाग और बॉडी काम करना धीरे धीरे कम कर देती है। तो ध्यान रखना चाहिए। और मेडिटेशन से क्या होता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, मेडिटेशन के साथ में नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिव होता है और काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो मेडिटेशन से स्टार्ट और एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज ज़रूर करें। कम से कम 20-20 मिनट तो आपको करना ही है। 20-20 मिनट का आप रेशो बनाएंगे तो 1 घंटा आपको मॉर्निंग में चाहिए और मॉर्निंग की सुबह की एयर, जो फ्रेश एयर है, उसमें घूमिएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और इस वीडियो से आप बहुत कुछ, आपकी जो मेंटलिटी है वो स्ट्रांग हुई होगी और बीमारियों से लड़ने के लिए आप बहुत कुछ इस वीडियो को अवेयरनेस के तौर पर लेंगे। उम्मीद है कि वीडियो को शेयर और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।